दोस्त उठकर जल्दी से जय के कमरे के दरवाजे के पास आए और जोर से उसे नॉक कर जय को पुकारने लगे। जय, जय, हुआ क्या है? दरवाजा खोल। लेकिन जय ने कोई जवाब नहीं दिया। काफी देर तक पुकारने के बाद भी जय की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो तीनों परेशान से एक दूसरे को देखने लगे। मंजीत, ऋषभ, कहीं तेरी बात सच तो नहीं हो गई? देव, क्या मतलब? मंजीत, कहीं माही ने जय को ना तो नहीं कह दिया? ऋषभ, पागल है क्या? मैंने तो बस यूं ही। तुम रुको, मैं अभी माही से पूछ कर आता हूँ कि आखिर हुआ क्या है। वह जल्दी से बाहर आंगन में निकला तो उसे माही अपने आंगन में इधर उधर परेशान घूमती दिखी। ऋषभ ने उसे पुकारा, माही, जरा इधर तो आओ। माही फटाफट से उसकी तरफ आई। ऋषभ और माही दोनों एक साथ बोले, जय को क्या हुआ? अब दोनों ही एक दूसरे के सवाल से दंग रह गए। ऋषभ, तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? वो तो तुमसे बात करने आया था ना यहाँ पर। माही, हाँ, लेकिन जैसे मेरी कोई बात नहीं हुई। वो तो यहाँ आया और फिर अचानक से उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया। अगले ही पल वह मुझसे बिना बात किए ही यहाँ से चला गया। मुझे लगा कि वो पहले से परेशान है। ऋषभ हैरत में पड़ गया कि जब जय ने माही को प्रपोज किया ही नहीं तो वह इतना गुस्सा क्यों है। ऋषभ जल्दी से अंदर गया और देव मंजीत को सब कह सुनाया। तीनों सोच में पड़ गए कि जय की नाराजगी का फिर कारण क्या है। कबीर परेशान सा इधर उधर घूम रहा था कि आखिर फिरदौस से कैसे जमाल की खबर निकाले। सुबह हो चुकी थी और दोपहर में जमाल यहाँ आकर सारी खबर फिरदौस को देने वाला था। वक्त लगातार निकलता जा रहा था। तभी उसे बाहर से आता एक आतंकी फिरदौस के तंबू में जाते दिखा। सुबह सुबह आसपास इतनी चहलकदमी नहीं थी। कबीर ने इसका फायदा उठाया और जाकर फिरदौस के तंबू के पास छिप गया। फिरदौस ने उस आतंकी से पूछा, क्या पता चला? आतंकी, आरिफ सही बोल रहा है। जावेद नाम का एक ड्रग पेडलर है और आरिफ ने उसके बारे में जो भी कहा है वह सब सही है। वह हमारे साथ सच में सौदा करना चाहता है। फिरदौस यह सुनकर नाराज हो गया। ठीक है, जाओ यहाँ से। वह आतंकी वहां से जाने को हुआ कि फिरदौस ने उसे रोका। और हाँ, जाकर जमाल से बोल दो कि अभी मुझसे आकर मिले। मैं अब दोपहर तक का इंतजार नहीं कर सकता। आतंकी उसके तंबू से बाहर निकल गया। फिरदौस गुस्से से तमतमाते हुए बोला, हर बार यह आरिफ मेरे हाथ से बच जाता है। अगर ये जावेद नकली होता तो आज ही सारा पर्दाफाश हो जाता इसका। क्या करूं? कैसे साबित करूं कि ये आरिफ सही नहीं है? कबीर उसकी बात सुन मुस्कुरा दिया और सोचने लगा कि ये सब इतना भी आसान नहीं है फिरदौस। तुम मुझ तक पहुंचो, उससे पहले मैं तुम तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मुझे इस जमाल का पता करना है। वह जल्दी से उस आतंकी के पीछे हो गया। कुछ दूर जाकर जब कबीर ने देखा कि माहौल और समय उसके अनुकूल है तो वह उस आतंकी के सामने जा खड़ा हुआ। कुछ वक्त बाद जय कमरे से बाहर निकल कर आया। तीनों दोस्तों ने उससे बात करने की कोशिश की तो उसने इस बारे में कोई भी बात करने से मना कर दिया और जाकर अपने काम में बिजी हो गया। नीरा शर्मा पर उपलब्ध। ऋषभ तैयार हो बाहर आंगन में जा बैठा और जय की परेशानी की वजह सोचने लगा। तभी सुनी और राशि ड्यूटी के लिए अपने क्वार्टर से बाहर निकल आगे बढ़ दी। आपसे अनुरोध है, ऋषभ को अपने आंगन में गुमसुम बैठे देख दोनों तो सोच में पड़ गई कि ऋषभ सर को हुआ क्या है। राशि सुनी के हाव भाव से समझ गई कि वो ऋषभ से बात करना चाहती है, लेकिन वह उसकी वजह से चुप है। वह सुनी से बोली कि अपना कुछ जरूरी सामान क्वार्टर में ही छोड़ आई है तो सुनी यहीं रुककर उसका इंतजार करे। राशि जल्दी से अपने क्वार्टर के अंदर चली गई तो सुनी को अच्छा मौका मिल गया। उसने दूर से ही ऋषभ का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश की। हेलो सर। ऋषभ अभी तक अपनी दिमागी उधेड़-बुन में लगा हुआ था। उसे सुनी की आवाज सुनाई नहीं दी। सुनी ने आसपास देखा कि कोई है तो नहीं। रास्ता साफ देख वह ऋषभ के क्वार्टर के आंगन में आ उसके पास आ खड़ी हुई। उसने ऋषभ के कंधे पर हाथ रखा। क्या हुआ सर? ऋषभ का ध्यान अब सुनी की तरफ गया। वह उसे अपने क्वार्टर के अंदर देख जल्दी से उठ खड़ा हुआ और उसका हाथ पकड़ क्वार्टर से बाहर ले आया। तुम मेरे क्वार्टर में क्यों आई?
सुनी, क्योंकि आप सुन ही नहीं रहे थे और आपको ऐसे गुमसुम देख हमें टेंशन हो रही थी, इसीलिए अंदर आना पड़ा। ऋषभ कुछ कहता कि तभी माही अपने आंगन में आई। उसके साथ एक लड़की और थी। ऋषभ और सुनी का ध्यान उस लड़की पर गया। ऋषभ, ये लड़की कौन है? सुनी, पता नहीं। माही ने जब उन दोनों को अपने साथ वाली लड़की को देखते पाया तो मुस्कुराकर बोली, ये मेरी बुआ की लड़की है, अदिति श्रीवास्तव। कल ही यहाँ आई है, शाम को वापस अपने घर अजमेर के लिए निकल जाएगी। अदिति का नाम सुनते ही ऋषभ को सारा किस्सा समझ आ गया कि जय को कुछ वक्त पहले गुस्सा क्यों आया था। वह नाराज सा अदिति को देखने लगा और सोचने लगा, तो ये है वो लड़की जिसने छोटे को तकलीफ दी थी। बेचारे की किस्मत तो देखो, जब दोबारा मूव ऑन करना चाहा तो ये माही की बहन बन सामने आ खड़ी हुई। सुनी की नजर ऋषभ पर ही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऋषभ अदिति को ऐसे क्यों दिखे जा रहा था। वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन सुनी को यह बर्दाश्त नहीं था। वह ऋषभ को बिना बताए वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल गई। उधर माही और अदिति भी अपने क्वार्टर में चली गईं। उनके जाने के बाद ऋषभ सुनी की तरफ मुड़ा, लेकिन वो तो गायब थी। ऋषभ को इस बात पर हैरानी जरूर हुई, लेकिन वह जल्दी से देव मंजीत के पास गया और उन्हें सब कह सुनाया। मंजीत, ओह, तो ये माजरा है। जय ने तो इसे यूं ही जाने दिया, लेकिन मैं इसे ऐसी डांट लगाऊंगा कि इसी वक्त अपना बोरिया बिस्तर समेट यहाँ से भाग जाएगी। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि सिन्हा सर जैसे अच्छे इंसान की फैमिली में ऐसे लोग भी हैं। देव ने उसे समझा बुझाकर शांत करने की कोशिश की कि ऐसे अचानक से जाकर उस लड़की से कैसे कुछ कह दें। वह सिन्हा सर की रिश्तेदार है और फिर जैसे भी तो पूछना पड़ेगा ना कि ये वो अदिति है भी या नहीं। मंजीत, कोई भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ऋषभ ने देव को देखा। इस बैल को अकेले नहीं छोड़ सकते, वरना फिर कोई रायता फैलाएगा, और इस बार तो सिन्हा सर से बचाने के लिए कबीर भी साथ नहीं है। देव, तू सही कह रहा है। इस कहानी दोनों की दोस्त मंजीत को मीरा पकड़कर शर्मा अपने है। साथ ले गए। यह ऑडियो केवल उनके कबीर को ऑफिशियल सामने चैनल देख पहले तो मीरा आतंकी शर्मा पर चौंका, उपलब्ध है। फिर अकड़कर अगर उसे आप घूरने यह लगा। किसी और चैनल कौन पर हो सुन तुम? रहे हैं, तो इसका सीधा अर्थ कबीर, है कि उस चैनल मुझे के ये सब तुम्हें मालिक ने बताने की जरूरत इसे नहीं है। चुराकर पोस्ट बस किया है। जमाल का पता चाहिए आपसे मुझे। अनुरोध है कि ऐसे आतंकी। लोगों की हिम्मत जमाल? ना बढ़ाएं। कौन जमाल? चैनल पर इस कहानी कबीर, को ना सुनें। वही जिससे मिलने तुम इस वक्त जा रहे हो। वह आतंकी समझ गया कि हो ना हो यह जरूर आरिफ है। ओह, तो तुम शायद आरिफ हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे जमाल का पता पूछोगे और मैं बता दूंगा? कबीर हंस दिया। जानता हूं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लेकिन अगर तुम्हें मुझे जमाल का पता नहीं बताया तो तुम्हें यहीं जान से मार दूंगा। वह आतंकी हंसने लगा। फिरदौस साहब का दुश्मन आज मेरे हाथों मारा जाएगा। मैं तुम्हें मारकर उनके पास जाऊंगा और उन्हें बताऊंगा कि उनका शक बिल्कुल सही था। वो खुश होकर मुझे बहुत सारा इनाम देंगे। कबीर मुस्कुरा दिया। कोशिश करके देख लो, तुम्हारा कोई अरमान अधूरा ना रहे। आतंकी ने उस पर हमला किया। कबीर पहले से ही इस हमले के लिए तैयार था। उसे ज्यादा वक्त नहीं लगा उस आतंकी को काबू करने में। कुछ ही समय बाद वह आतंकी घायल हालत में कबीर के पैरों तले पड़ा था। कबीर, अगर अपनी जान प्यारी है तो मुझे जमाल का पता बता दो, वरना। वह आतंकी अब डरते हुए बोला, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें जमाल का पता बता दूंगा। उसने अगले ही पल जमाल के बारे में सब कुछ बता दिया। कबीर ने उसको छोड़ दिया। वह आतंकी अब खुश होता हुआ जाने लगा कि कबीर ने चाकू के एक ही वार से उसका काम तमाम कर दिया। उसने अब जल्दी से उस आतंकी की लाश को बड़े बड़े पत्थरों के नीचे छिपा दिया ताकि किसी को वो दिखे ना। कबीर सभी से छुपते छुपाते वापस लौटकर आतंकी खेमे में जा पहुंचा और सही मौका देखकर जल्दी से रेडियो सेट निकालकर सिन्हा सर को मैसेज कर सब कुछ बता दिया। उसने अब राहत की सांस ली। वह मुस्कुरा रहा था कि फिरदौस ने उस आतंकी को जमाल को जल्दी लाने को कहा था, लेकिन ना वह आतंकी वापस आएगा और ना ही जमाल। सिन्हा सर को जब कबीर का मैसेज मिला तो वो तुरंत हरकत में आ गए और फटाफट से चारों दोस्तों को बुला उन्हें कबीर का मैसेज बताया। उन्हें हर हाल में जमाल को फिरदौस के पास पहुंचने से पहले ही रोकना था।
सिन्हा सर ने जल्दी से मेजर शौर्य के जरिए जमाल के बारे में जानकारी इकट्ठा की और जमाल की तस्वीर अब सभी के सामने थी। सर ने ऋषभ को जमाल से दूर रहने की हिदायत दी और कहा कि कहीं हाथापाई में जमाल ने उसका चेहरा देख लिया और वह फिरदौस के पास जा पहुंचा तो कबीर के लिए मुसीबत हो जाएगी। जानकारी के हिसाब से वो अकेला ही है घर पर, तो उसे बिना किसी शोर शराबे के जिंदा ही पकड़कर लाने की कोशिश करनी है। चारों साथी कुछ सोल्जर्स के साथ जमाल के ठिकाने पर चल पड़े। निशा वापस अजमेर आ गई थी। तारा, मौली और साहिबा उसे अपने साथ घुमाने ले गईं। राधा माँ किसी काम से उसके कमरे में आईं। उन्होंने जब निशा को नहीं देखा तो वापस जाने लगीं। उनकी नज़र निशा के बिस्तर पर बेतरतीब रखी कुछ किताबों पर पड़ी तो वह हंस दी। यह लड़की भी ना। उन्होंने सारी बुक्स उठाकर एक साइड टेबल पर रखनी चाहिए कि 2-3 बुक्स उनके हाथ से फर्श पर गिर पड़ी। राधा माँ ने उन्हें उठाकर टेबल पर रख दिया। तभी उनकी नज़र निशा की एक बुक से निकलकर फर्श पर गिरी एक फोटो पर गई। राधा माँ ने जब उस फोटो को उठाकर देखा तो दंग रह गईं। वो सोच में पड़ गईं कि निशा की बुक में ऋषभ का फोटो क्या कर रहा है। क्या निशा ऋषभ को पसंद करती है? लेकिन मैंने तो ऋषभ के लिए तेजस्विनी को। राधा माँ अजीब सी कश्मकश में पड़ गई थी कि एक और जहां निशा के दिल का हाल उन्हें आज पता चला है, वहीं 2 दिन बाद तेजस्विनी के घर वाले ऋषभ का रिश्ता तय करने आ रहे हैं। वो अपने कमरे में जा बैठी और निशा को बुलवाया। कुछ देर बाद निशा उनके कमरे में आई। आपने बुलाया आंटी? राधा माँ ने उसे अपने पास बैठने का इशारा किया तो निशा उनके पास आ बैठी। राधा माँ, मैं आज तुम्हारी बुक्स टेबल पर रख रही थी, तब उनमें से यह फोटो मुझे मिला। कहते हुए उन्होंने ऋषभ का फोटो निशा के सामने कर दिया। निशा यह देख हड़बड़ा गई। वो आंटी, मुझे कुछ नहीं पता, लगता है गलती से। राधा माँ शांत सी निशा को देख रही थी। निशा ने जब उन्हें खुद को यूं देखते पाया तो झेप कर चुप हो गई और सिर झुका लिया। राधा माँ, साफ साफ कहो, क्या तुम्हें ऋषभ पसंद है? निशा ने अब हिचकिचाते हुए हाँ में सिर हिला दिया। राधा माँ कुछ पल खामोश रहीं। ये कब हुआ? निशा, नमन की शादी में। तभी मुझे ऋषभ को जानने समझने का मौका मिला। एक बार दिल टूटने के बाद मुझ में हिम्मत नहीं थी कि इतनी जल्दी फिर से किसी पर भरोसा कर सकूं, इसलिए चुप रही। लेकिन जब मैं चेन्नई गई तब मुझे एहसास हुआ कि हाँ, मैं ऋषभ को पसंद करती हूँ और अगर आप चाहेंगी तो मैं उससे शादी भी करना चाहती हूँ। वैसे भी आप भी तो चाहती थी ना बचपन से कि मैं आपके घर की बहू बनूं। राधा माँ के चेहरे पर परेशानी के भाव उमड़ आए। वह अब सोच में पड़ गईं। निशा को उनका यह रूप देख घबराहट हो गई। क्या हुआ आंटी, आपको मैं पसंद नहीं? क्या मुझ में कोई कमी है? राधा माँ, नहीं नहीं, बात वो नहीं है निशा। काश तुमने चेन्नई जाने से पहले ही ये बात कही होती तो मैं खुशी खुशी तुम्हारी और ऋषभ की शादी करा देती। लेकिन राधा माँ के मुंह से निकले लेकिन शब्द को सुनकर निशा का दिल बैठ गया। लेकिन क्या आंटी? राधा माँ ने उसे सब कुछ कह सुनाया कि कैसे रोहन ने उन्हें सुनी का फोटो दिखाया था और उन्हें वह एक ही नज़र में पसंद आ गई। उसके बाद उन्होंने उसके रिश्ते की बात आगे बढ़ा दी। घर की सारी बहुओं को भी सुनी ही पसंद है। 2 दिन बाद तेजस्विनी की चाची शादी फाइनल करने आ रही हैं। निशा मायूस सी हो गई। राधा माँ, इतना आगे बढ़कर मैं पीछे नहीं हट सकती बेटा, जुबान की भी कोई कीमत होती है। निशा, कोई बात नहीं, जैसा आपको सही लगे आंटी। शायद मेरी किस्मत में एक बार और दिल टूटना लिखा था। निशा उठकर रोती हुई कमरे से बाहर निकल गई। राधा माँ उसे यूं देख दुखी हो गईं। चारों दोस्त गाड़ी लेकर गए और जमाल के घर से थोड़ी दूर जाकर रुक गए। देव खुद जमाल को लेने के लिए गाड़ी से उतरने को हुआ कि जय बोला, आप रुकिए सर, मैं जाता हूँ। ऋषभ, देव और मंजीत ने एक दूसरे को देखा। मंजीत, तुम रहने दो, वैसे भी आज तुम्हारा मूड कुछ सही नहीं है। जय, मैं हैंडल कर लूंगा उसे, कहकर वह गाड़ी से निकल गया। ऋषभ ने गाड़ी थोड़ी पीछे कर ली और दूर से ही जय को जमाल के घर में जाते देखने लगे। दरवाज़ा खुला हुआ था तो जय सावधानी से अंदर चला गया। जमाल के घर आते उसके 4 साथियों ने उसे दूर से ही उनकी इस हरकत को नोटिस कर लिया था। वो वहां से चुपके से वापस लौट गए और पीछे से रास्ते जमाल के घर में घुस गए।
है